जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है उनको ये पता होना चाहिए कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि क्या नया नया थोड़ा सिस्टम है कुछ लोगों के लिए, लोग समझते हैं। तो उसमें 3-4 चीजें होती हैं। या तो आपके पास एक नोटिस आता है 139(9) का, मान लीजिए आपने कुछ रिटर्न में त्रुटि कर दी, उसको डिफेक्टिव रिटर्न कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो होता है 143(1) का एक इंटीमेशन आता है। ये कब आता है, ये सबके ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर आपकी डिमांड निकल आई, अगर आपका रिफंड है, या आपका कोई पुराना रिफंड किसी पिछली डिमांड के या लेटेस्ट रिफंड पिछली डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया गया है, तो आपको 143(1) की एक चिट्ठी मिलती है, एक नोटिस मिलता है जो आपको पॉइंट आउट करता है कि कुछ गड़बड़ी थी, आप इसको ठीक करिए। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है लक्ष्मण, तो फिर आपका वो पोर्टल पे प्रोसेस्ड दिखा देगा। और एक आखिरी बात, जो बहुत सारी लंबी चेकलिस्ट है पर मेन मैं बता रहा हूं, वो ये कि अगर आपके पास 143(2) का एक नोटिस आता है, नंबर मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप नंबर को देख के, सेक्शन को देख के पहचान जाएं, इसका मतलब है कि आपकी रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए पिक कर लिया गया है। आपसे डिपार्टमेंट कुछ और गहरी जानकारी लेना चाहता है। ये कैसे समझेंगे? ये 143(2) का एक नोटिस होता है। अच्छा। तो ये इसीलिए मैंने ये नंबर इसलिए बताया। सेक्शन हालांकि लोगों के इतने काम के नहीं होते, पर यहां पर सेक्शन से पहचान लेंगे तो और आसानी हो जाएगी लक्ष्मण। तो ये आपको जानना है कि इनकम टैक्स विभाग ने हमारे रिटर्न को एक्सेप्ट किया है या फिर रिटर्न में जो हमने जानकारी दी है वो वाकई उससे सहमत है कि नहीं सहमत है। तो ये हमारे रिटर्न की जानकारी को इनकम टैक्स विभाग ने मान लिया है और अब उसको आगे कर रहा, अब हमें कुछ नहीं करना, ये हमें कब पता चलेगा? क्या हम पोर्टल पर देख सकते हैं? जी हाँ, पोर्टल पे अगर कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, तो वो प्रोसेस्ड लिखता है। पर एक चीज ध्यान रखने वाली है लक्ष्मण, ये सब तभी होगा जब आप रिटर्न को वेरीफाई कर देंगे। अच्छा, वेरीफाई करना जरूरी, ये बड़ी काम की बात है। आपको बता दूं कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो काम वहीं खत्म नहीं हो जाता। आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी है, वो है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करना होगा। एक जमाना था जब हम लोग उसको फॉर्म को लेकर कोहली साहब कुरियर करते थे बेंगलोर में, क्या अभी करना हो कि नहीं दूसरे तरीके हैं? जी हाँ, अब तरीके बहुत सारे हैं, कोरियर अब कम जाते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन्होंने 31 जुलाई तक फाइल कर दिया है, उन लोगों के लिए 120 दिन का समय है इसको वेरीफाई करने का। 4-5 तरीके मैं बता देता हूं अभी। पर जिन लोगों ने 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया है, अब ये पीरियड 30 दिन कर दिया गया है। तो ये ध्यान है। और अगर आप 30 दिन लेट करते हैं, मान ली 30 दिन के बाद भी कोई करता है या 120 दिन के बाद कोई करता है, तो वेरीफाई तो हो जाती है, पर उस पर रिटर्न आपकी बिलेटेड रिटर्न मानी जाती है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। और वेरीफाई करने के अगर हम तरीके देखें तो तरीके आपको पता है, आजकल ईवीसी जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है वो चलता है। आप आधार ओटीपी कर सकते हैं अपने एटीएम से, अपने डीमैट से, अपनी नेट बैंकिंग से, इस सब चीजों से आप ईवीसी से वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसा कि लक्ष्मण ने कहा कि वो जो पुराने जमाने का कोरियर सीपीसी बैंगलोर जाता था, वो अभी भी फॉर्म भी चलता है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई करना ना भूले, वरना जो मैंने पहले सब बताया लक्ष्मण, उनमें से कुछ नहीं होगा, रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। तो जैसा कि कोहली साहब ने बताया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना है, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं गुजरात, जहां से महेश शाह जी फोन लाइन पे। महेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस मजा में, नमस्कार। चलिए बताएं, कहाँ उलझन है आपकी? मेरे एक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी अकाउंट था एचडीएफसी बैंक में, वहां से 19 लाख का फ्रॉड हुआ था। अच्छा। 25 जनवरी 22 को। तो क्या मैं उसको लॉस के तरह ले सकता हूँ? अभी उसमें रिकवरी कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ रिकवरी नहीं हुआ। आपने उस फ्रॉड को रिपोर्ट कर दिया था बैंक में? या बैंक में रिपोर्ट कर दिया, पुलिस ने एफआईआर भी हुई। क्या उपाय है? महेश जी, हमें बहुत खेद है, पहली बात तो आपका इतना नुकसान हुआ है, फ्रॉड हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि पैसा आपका वापस मिल जाएगा, या डीमैट में से जो भी गया है वापस मिल जाएगा। पर अफसोस की बात यह है कि इसको आप कहीं लॉस की तरह क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसे लॉसेस लक्ष्मण क्या होता है कि जब कोई बिजनेस कर रहा होता है, तो उसमें बिजनेस में अगर मान लीजिए कोई ऐसा लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, तब वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम कर सकते हैं। पर महेश जी का जो टैक्स का प्रोफाइल मुझे लग रहा है सुनकर, उसमें महेश जी आप इसको क्लेम तो नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ प्रार्थना ये कर सकते हैं कि आपका जल्दी वापस मिल जाए। हालांकि ऐसे कई सारे कॉल्स आते रहते हैं हम लोगों के शो में, जिसमें लोगों के इस तरह के नुकसान हो जाते हैं। फ्रॉड, चूंकि ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका कोई प्रोविजन होना चाहिए। आपका क्या मानना है कि नहीं, टेक्निकली संभव नहीं है? नहीं होना चाहिए। अगर आपको पुलिस से क्लियरेंस मिल गई है, कंफर्म हो चुका है सरकार को कि अब ये वाकई में फ्रॉड हुआ है, तो इसका डिडक्शन मिलना चाहिए। नाइंसाफी, क्योंकि इस पर टैक्स भी देना पड़ जाता है और पैसा भी हाथ में नहीं रहता। लक्ष्मण, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो अगले कॉलर हमारे साथ हैं हैदराबाद से साकेत पोरवाल साहब। साकेत जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। तो मेरा ये सवाल है, मैं एक सैलरीड इंडिविजुअल एम्प्लॉय हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मुझे मेरी कंपनी मेरे सैलरी स्लिप में
लगभग सालाना स्पेशल अलाउंस 5 लाख रुपए देती है। ठीक है। अब सपोज मैं इसमें कुछ खर्चा करता हूँ कंपनी का ही काम करने के लिए, तो क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 1014 में? सपोज मैंने एक एप्पल मैकबुक लिया, तो क्या मुझे इसमें डिडक्शन मिलेगा इन सेक्शन 1014? या काफी अच्छा सवाल है, दूसरा काफी अच्छा section सवाल है कोहली साहब। साकेत जी बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि जब सैलरी के ब्रेकअप बनाई जाती है ना लक्ष्मण, तो खूब लोग परेशान होते हैं, कंपनी से जद्दोजहद करते हैं, ये लिखिए। तो साकेत जी जो सेक्शन 1014 है वो इस काम के लिए नहीं है। सेक्शन 1014 कुछ एक विशेष परिस्थितियों, मान लीजिए आपको कहीं किसी पहाड़ पर कोई अंडरग्राउंड असाइनमेंट पर है, वहां कहीं होते हैं, उसमें जो अलाउंसेस मिलते हैं स्पेशल अलाउंसेस, ये उन स्पेशल अलाउंसेस के लिए है। ये जो आपका मैकबुक लेना या कोई मोबाइल फोन खरीदना, ये इसमें नहीं आता। हां, अगर कंपनी रीइंबर्समेंट के तौर पर आपको दे रही है फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए, इस्तेमाल के लिए, फिर तो आप इसको ले सकते हैं। पर ये स्पेशल अलाउंस जो आपको सालाना मिल रहा है, इसमें से अगर आप लेंगे तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिल पाएगी, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल होगा, उस पर आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास आया हैदराबाद से पी ओम प्रकाश जी का। दरअसल इन्होंने ईमेल भेजा है और ये एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन है और इनकी समस्या ये है कि ये अपनी शादीशुदा बेटी के लिए हर महीने 5,622 रुपये और 11,240 रुपये सालाना LIC प्रीमियम के तौर पे चुकाते हैं और इस रकम का क्लेम उसके पति ने नहीं किया, बता रहे हैं अपनी बेटी के बारे में। तो ये जानना चाहते हैं क्या इस अमाउंट को जो ये प्रीमियम के तौर पे चुकाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं क्या? वाह, इससे लक्ष्मण इनकी बात से मुझे एक बात याद आई कि 85 साल के बुजुर्ग बैठे थे, उनके 62 साल का बेटा बैठा था, तो उन्होंने उसका जन्मदिन था, उसको कोई गिफ्ट दिया, उन्होंने कहा पापा मैं भी सीनियर सिटीजन, आप सीनियर सिटीजन, अब जन्मदिन क्यों दे रहे हैं? तो बुजुर्गवार ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा बच्चा तो मेरे लिए हमेशा बच्चा ही रहता है। रहता है। यही कॉन्सेप्ट सेक्शन 80C में लगता है। मैंने इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को इनकम टैक्स विभाग ने अडॉप्ट कर लिया। जी बिल्कुल, अगर आपकी बेटी शादीशुदा भी है तब भी आप उसके लिए अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करें, क्योंकि वहां पर वर्ड चाइल्ड यूज किया गया है, चाइल्ड की उम्र नहीं बताई गई है, तो अगर आप पे करते हैं बाकायदा आप इसको अपनी 80C में क्लेम कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है, आपका बेटी या बेटा शादीशुदा है भी तो बिल्कुल आप खुश हो जाइए ओम प्रकाश जी, आपने जो भी 11,240 रुपये सालाना LIC प्रीमियम पे किया है उसको आप अपने इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। अब तक आपने रिटर्न अगर नहीं फाइल किया है तो जल्दी से रिटर्न फाइल भी कर लीजिए और इसको क्लेम कर लीजिए। कोहली साहब, कई लोगों के सवाल हैं, सवाल लेने से पहले एक जो चीज़ें आ रही हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न लोगों ने फाइल किया है, जितने सरकार ने टारगेट किया था या फिर उम्मीद करी थी उससे कुछ कम है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अंतिम समय तक फाइल नहीं कर पाए हैं, तो अब उनके पास कोई रास्ता है? जी हाँ लक्ष्मण, बहुत सारे लोग डेट एक्सटेंड होने का इंतजार कर रहे थे और आखिरी वक्त तक इंतजार करते रहे, और कुछ लोग वैसे ही हैबिचुअली लेट लतीफ होते हैं या कहीं व्यस्त होंगे, उनके पास रास्ता है, अभी बिल्कुल दरवाजा बंद नहीं हुआ है। 234F की एक फी देके 5,000 रुपए फी है, 5 लाख से अगर आप 5 लाख तक इनकम है फिर तो ये फी 1,000 है। तो आप 31 दिसंबर तक की विंडो है, आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बाकायदा फाइल करिए। थोड़ा सा लक्ष्मण रिफंड में विलंब हो सकता है बिलेटेड रिटर्न में, क्योंकि रिफंड उतना जल्दी नहीं आता है, उसको जरा बाद में प्रायोरिटी पे रख दिया जाता है। लेकिन ये बिलेटेड रिटर्न जो जिन्होंने फाइल करने का आप करें उनके पास रास्ता है, तो जिन्होंने मारामारी करके 31 तक फाइल किया उनको क्या फायदा मिला? नहीं, मैंने बताया ना 5,000 रुपए पेनल्टी, आप फी दे के फाइल होगा। अच्छा, फी देना पड़ेगा। बिल्कुल, अब वो पेनल्टी नहीं है, वो फी है, बाकायदा उसके बिना जमा किया फाइल ही नहीं कर पाएंगे, तो 5,000 का तो सीधा नुकसान है। प्लस बिलेटेड रिटर्न में मैंने कहा रिफंड लेट होता है, और आपको ये बात शायद कम लोग जानते हैं, बिलेटेड रिटर्न ज्यादा हैबिचुअली हो तो उसमें स्क्रूटनी में आने का चांस भी होता है। वो डिपार्टमेंट को लगता है क्या खिचड़ी पक रही थी जो हर बार लेट करते हैं, भाई ये क्या चक्कर, क्या है, क्या अंदर काम चलता है। लेकिन ये 5,000 रुपए सबके लिए या फिर जिनकी आमदनी कम उनके लिए कम है? जो 5 लाख तक की आमदनी है उनके लिए 1,000 है, 5 लाख से ऊपर की अगर रिटर्न है तो 5,000 रुपए पेनल्टी देके 31 दिसंबर अगर निकल गया तो फिर ये टाइम बार्ड हो जाएगी, फिर ये सेक्शन 148 का नोटिस आपके पास आएगा, तभी आप फाइल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ये 5,000 रुपए अमाउंट जो है वो हर महीने बढ़ता जाएगा? नहीं बढ़ेगा नहीं, ये 5,000 ही रहेगा, अभी करें या आप जब भी करें। पर अगर टैक्स बकाया है आपका तो वो 1% उस पे पर मंथ इंटरेस्ट लगता जाए। तो मतलब जितनी देरी करेंगे उतना महंगा पड़ता है। है। जी बिल्कुल नहीं, हम तो कहेंगे अभी आज ही करिए अगर आपने नहीं करा। लेकिन इसमें एक और चीज है कि जो जिन लोगों ने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है, क्या वो लॉस वगैरह क्लेम पहले की भांति कर सकते हैं कि नहीं, उसमें कुछ कैच है? जी हाँ बिल्कुल, अगर आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपको समय से फाइल करना जरूरी है बिजनेस रिटर्न्स के लिए। इसको हम नॉर्मली बिजनेस रिटर्न्स में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये डे
डेट मोस्टली इंडिविजुअल्स के लिए थी जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है। ज्यादा काम की बात ये उन लोगों के लिए होती है जिनका ज्यादा लॉस होता है या टैक्स ऑडिट वगैरह होता है। एक और चूंकि बात इनकम टैक्स रिटर्न की चली है, तो कई लोगों के साथ थोड़ा सा दुखद घटना हुई है कि कारोबारी साल में आमदनी तो हुई, लेकिन जिन जो आमदनी कर रहे थे शख्स, परिवार के सदस्य, उनकी मृत्यु हो गई, असामयिक निधन हो गया, तो वो उनके लिए क्या प्रोविज़न होता है रिटर्न फाइल करने का? क्योंकि जो इनकम हो रहा था जिनका, वो तो जो इनकम कर रहे थे उनका तो निधन हो गया, तो क्या वैसे केस में रिटर्न की प्रक्रिया व्यवस्था क्या है? जी हाँ, अगर ये दुखद बात हो जाती है और निधन हो जाता है तो जो उनके वारिस हैं उनको 4 चीजें याद रखें। आप अपना पैन कार्ड, जिनका निधन हुआ है उनका पैन कार्ड, एक उनका डेथ सर्टिफिकेट और एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये 4 चीजें आप लोड करके आप अप्लाई करिए कि आप एज ए सक्सेसर या एज ए लीगल एयर उसको कहते हैं फाइल करना चाहते हैं। जैसे ही वो अप्रूव होगा उसके बाद आप उसको फाइल कर पाएंगे। पर उसके बाद का जो हिस्सा होगा, मतलब निधन से बाद की जो डेट होगी, वो आपको जो भी वारिस के हिस्से में वो इनकम जा रही है उनको अपने रिटर्न में दिखानी